नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मनोज झा की झुनझुना वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने तो बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लालू ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली। आज बिहार को पीएम मोदी की कैबिनेट में कई बड़े मंत्रालय मिले हैं। बिहार को ठगा नहीं गया है। बात करते हैं केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से। दुबे जी, मंत्रालय का कार्यभार आपने संभाल लिया है। अगले 100 दिन के एजेंडे पर अब बात शुरू हो गई है। कल पहला दिन था। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? अगले 100 दिन में किस एजेंडे पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? हर मंत्री अपने अपने विभाग में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी में है। लगातार देखें आप, कल की हर विभाग में 2-2 घंटे की बैठक चली, मंथन हुई, कुछ अच्छा करने का सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, विपक्ष की तरफ से खासतौर से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि आप लोगों को झुनझुना थमा दिया गया है। बिहार के लोगों को, जो मंत्री बने हैं उनको, मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार पुनः ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिहार तो उस समय ठगा हुआ महसूस करता था जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने थे, कि पशु का चारा अलकतरा तक नहीं बचा। रेलवे मिला था लालू जी को, लेकिन रेलवे में नौकरी के बदला क्या लिया गया आप जानते हैं। और आज विभाग बड़ा बड़ा मिला है। आप देखिए ललन सिंह जी को, देखिए नित्यानंद राय जी को, गृह राज्य मंत्री कम होता है क्या? हमको देखिए कोयला खनन मिला है, कम होता है क्या? बड़ा बड़ा मंत्री आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को मिला है मंत्रालय, कितना अच्छा मंत्रालय है। चिराग जी को मिला है, गिरिराज दादा को मिला है। काम करने का बहुत स्कोप है, हर मंत्रालय में स्कोप है। अब उनके पास जनता तो अपने झुनझुना थमा दी है कि आप लेके बजाते रहिए, घूमते रहिए, बजाते रहिए, घूमते रहिए। इसलिए काम हम सब लोग मिलके बिहार को सजाना है, देश को सजाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश चंद्र दुबे, जिनका कहना है कि जनता ने उन लोगों को, तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोगों को ही झुनझुना थमा दिया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो एनडीए की नई कैबिनेट पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तंज कसा है। बिहार को मिले 8 मंत्रालय पर उन्होंने कहा कि मैं एक बिहारी होने के नाते ये कह रहा हूं कि क्या बिहार में कोई जयशंकर नहीं है? क्या बिहार में कोई निर्मला सीतारमण नहीं है? बिहार को एक ट्रांसफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स की जरूरत है। जैसे चिराग जी के मंत्रालय फूड बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए केंद्र को बिहार को स्पेशल पैकेज देना होगा। बात करते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज जी, 8 मंत्रालय बिहार को मिले हैं। आप लोगों की शुरू से मांग रही है कि बिहार का विकास होना चाहिए। 8 जो मंत्री बने हैं बिहार के, इसमें सहयोगी दलों के हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप बिहार से? देखिए, मैं मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसको मत समझिएगा। एक बिहारी होने के नाते, जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी कहा, क्या बिहार में कोई जयशंकर नहीं है? क्या बिहार में अमित शाह नहीं है? क्या बिहार में राजनाथ सिंह जी नहीं है? क्या बिहार में निर्मला सीतारमण नहीं हो सकती थी? मैं सिर्फ 4 मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान, कृषि, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिहार को आज एक ट्रांसफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स की जरूरत है। उस पहल कदमी के लिए आपके पास उन महकमों तक पहुंच होनी चाहिए। रेलवेज को ही ले लीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बिहारी चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो उस विजन को बिहार ले जाता। जैसे चिराग जी को मिला, मेरी पूरी उम्मीद है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना है, लेकिन उसके लिए केंद्र को एक स्पेशल पैकेज देना होगा बिहार को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा। कैमरामैन मुनमुन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए अभी से जुट गया है जी, और इसके लिए सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्री का ऐलान तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना, विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर, भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया, नालंदा
और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद और मंत्री सुमित कुमार को सारण का मंत्री बनाया गया है। बता दें कि बिहार में कुल 9 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें एक से ज्यादा जिलों के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। तो बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र कैमूर के रामगढ़ पहुंचे आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की तीसरी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, जल्द ही यह सरकार गिर जाएगी और यह बात चौंकाने वाली नहीं होगी। 8 से 12 महीने में इंडी गठबंधन की सरकार आप बनते हुए देखेंगे। 5 साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है ढीली ढाली सरकार है और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सिंह जी मुंगेरी लाल के सपने जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो लालू परिवार का चरण पादुका ढोना तो बंद कीजिए। आपको लोकसभा में संसदीय दल का राजद नेता नहीं बनाने वाला है, वहां मीसे भारती जी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनेंगे। आप तो सिर्फ जो है चरण पादुका ढोने वाले लोगों में से हैं और बक्सर में गलतफहमी का जीत आपको हो गया है। आप जो है जनाधार से नहीं जीते हैं, आप जो जीते हैं वो वोट कटवा के चलते जीत गए हैं, गलतफहमी में की जीत है आपकी। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वो रामगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पार्टी ज्वाइन करने के बाद अजीत सिंह ने जेडीयू पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। और एक देश में संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं जदयू छोड़ करके और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में समर्थन में प्रचार प्रसार करूंगा। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर 15 जून तक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। डीएम ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। लू के मद्देनजर कोचिंग संस्थानों को 15 जून तक बंद रखने के आदेश डीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं कोचिंग संस्थान। ये प्रावधान जरूर है कि भाई बच्चों को इस चिलचिलाती गर्मी में लू के जहां पर अलर्ट इस वक्त जारी है, उन परिस्थितियों में बाहर न निकलना पड़े। ऑनलाइन पढ़ाई आप कराइए अगर व्यवस्था आपके पास है, लेकिन इस वक्त आप कोचिंग संस्थान खोलकर बच्चों को बुलाकर नहीं पढ़ा सकते हैं। 15 जून तक के लिए इस वक्त डीएम की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पटना से एक और बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग और सभी विश्वविद्यालय में तकरार को खत्म करने की पहल शुरू हो गई है। एसीएस एस सिद्धार्थ की पहल पर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। 3 बजे बताया जा रहा है कि यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुल सचिव भाग लेने वाले हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त जब शिक्षा विभाग के सभागार में ये बैठक शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। बता दें कि जनवरी से अब तक 7 बार बैठक बुलाई गई थी। अब तक की बैठक में किसी भी विश्वविद्यालय के वीसी शामिल ही नहीं हुए, लेकिन अब राज्य भवन ने कुलपति को बैठक में शामिल होने को लेकर अनुमति दे दी है। आज की इस बैठक में एकेडमिक सत्र, वित्तीय व्यवस्था, परीक्षा परिणाम से जुड़े हुए मुद्दे पर अहम चर्चा हो सकती है। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा और इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। इस दौरान 9 निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा जो है की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 264वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। खबर सहरसा से, जहां एक फर्जी लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से 8,63,000 रुपए लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। सदर थाना इलाके के मत्स्य गंधा में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने यह कहा कि कलेक्शन का पैसा लेकर कर्मचारी जा रहा था, जिस दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने चाकू से वार कर रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने घायल फाइनेंस कर्मचारी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इसका इलाज इस वक्त भी चल रहा है। सदर थाने में जांच शुरू की गई तो कुछ ही घंटे में मामला जो है वो साफ हो गया। फाइनेंस कंपनी के कर्मी और उसके मैनेजर की इस पूरे लूटकांड में संलिप्तता सामने आ गई। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के जख्मी कर्मी राजनंदन कुमार के घर पर छापेमारी की और 8,32,000 रुपए उसी के घर से बरामद हो जाते हैं। पूछताछ में कर्मी ने मैनेजर के मिली भगत से फर्जी लूट की बात को स्वीकार किया है। भी एसडीपीओ साहब जब उसका इंट्रोगेशन कर रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो उनको शक हुआ। इसी शक के आधार पर जब उनकी घर की राजनंदन कुमार के घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से हम लोगों ने 8,32,000 रुपए बरामद किए। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो अपना जुर्म है ये उन्होंने कन्फेस किया। इन्होंने यह बोला कि जो जना स्मॉल बैंक फाइनेंस के जो मैनेजर हैं राजीव रंजन, उनके साथ मिलकर इन्होंने यह प्लानिंग की थी कि यह पैसा है लूट दिखाएंगे और यह पैसा खुद वह रख लेंगे। तो आरा में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली की कटौती और पानी की किल्लत से लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में बाल्टी लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने देखिए अपनी नाराजगी को जाहिर किया। सड़क पर आगजनी कर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोग जिला प्रशासन और बुड़कों के खिलाफ अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे थे। उनका कहना है कि भाई इतनी गर्मी और इस गर्मी में पानी की किल्लत, लोग जो है इससे बेहद परेशान हैं। उनकी दिनचर्या पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पानी की टंकी है लेकिन कई दिनों से मोटर जल गया है और इस वजह से पानी नहीं मिलता। ऊपर से बिजली की कटौती की वजह से लोगों की ये परेशानी और ज्यादा बढ़ी हुई है। एकदम बीमार पड़ जा रहा है। लाइन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। एक महीना से पानी नहीं आ रहा। आदमी परेशान है ना पानी के लिए। बच्चे एकदम थक रहा है एकदम से। हाँ, हम लोग ये सब मिलकर करे हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो लैंड पानी दोनों है। यहाँ पानी की टंकी है मछुआ टोली में और 1 महीना से पानी की टंकी का मोटर जल गया। भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग हाहाकार मची हुई है। माताओं बहनों को एक दूसरे घर से पानी लाना पड़ रहा है। महीनों से संकट है और ऐसी स्थिति में हमने बुडको के एसडीओ अनापिंका मैडम के पास फोन किया, फोन नहीं उठाई। तो भीषण गर्मी से जहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, वहीं जानवर भी परेशान नजर आ रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए जहां घरों में दुबके हुए हैं, वहीं बेजुबान जानवर भी तेज धूप से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। पेड़ पर रहने वाले बंदर भी देखिए मौका मिलते लोगों की मौजूदगी में लेटकर आराम कर रहे हैं। ये नजारा बांका के रजौन बाजार के एक होम्योपैथिक दुकान का है, जहां दुकान में घुसकर पहले बंदर काउंटर पर बैठकर फल खाता दिख रहा है, फिर बंदर अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर ही लेट जाता है। तो वहीं गोपालगंज में पड़ रही भीषण गर्मी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ओपीडी वार्ड में लू, डायरिया और एलर्जी के मरीज से ये पूरा वार्ड जो है वो भरा पड़ा हुआ है। ओपीडी में 3 से 4 घंटे बाद भी मरीजों का नंबर नहीं आ रहा। कई डॉक्टर भी नदारत देखे जा रहे हैं। ऐसे में मरीज की परेशानी और ज्यादा बढ़ जा रही है। सदर अस्पताल के ओपीडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 पार हो चुका है। आज तापमान की बात करें तो तकरीबन 43 डिग्री पहुंच चुका है और ऐसे में
सदर अस्पताल में जो हीटवेव है, डायरिया है, संबंधित मरीजों की इस वक्त लंबी कतार लगी हुई है। महिला, पुरुष और बच्चे, तमाम तरह के जो मरीज हैं वो इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि ये ओपीडी का कक्ष है और यहाँ ओपीडी में किस तरह से मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 घंटे से यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचे हैं। कुछ दिव्यांग मरीज भी हैं, उन्हें भी इलाज में परेशानी हो रही है। क्या हुआ, डॉक्टर साहब देख लिए आपको? डॉक्टर साहब ने दिखा लिए? नहीं, अभी नहीं दिखा। कितने देर से आए हुए हैं? हो गया 1 घंटा। 1.5 घंटे से? 1-1.5 घंटा हो गया। क्या बोला गया? बोला है अभी पर्ची कटाए हैं। कटाए हैं पर्ची? हाँ। लग रहा है कितना देर लगेगा? और लगेगा अभी तो 4 बज जाएगा। 4 बज जाएगा दिखाने। शाम तो क्यों तो हो क्या जाएगा। परेशानी है? परेशानी है कि झंझनाहट है देह में, पैर सीधा नहीं होता है। बहुत परेशानी है, परेशानी है ना? बहुत परेशानी। कितना देर से लगे हुए लाइन में? 3 घंटा हो गया। कितना देर? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। हाँ, क्या लग रहा है कब तक आएगा नंबर? पता नहीं है कब तक आएगा। ओपीडी वार्ड की तस्वीर है। चूँकि व्यवस्था है सही नहीं होने की वजह से मरीजों की परेशानी हुई है। कई मरीज ऐसे हैं जो पिछले 3 से 4 घंटे से कतार में लगे हुए हैं और इन मरीजों का बारी अब तक नहीं आ पाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओपीडी में डॉक्टर हैं वो नदारत है, इस वजह से मरीज परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग कब तक इस व्यवस्था को सुधार पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। दिल्ली से लौटने के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कटिहार में भव्य स्वागत किया गया। पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का बिहार में अधिक कार्यक्रम होता और कुछ भूल नहीं हुई होती तो आज केंद्र में खड़गे या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर होते। ST/SC और OBC को कांग्रेस के हिस्से में जोड़ना ये राहुल गांधी जी के विचारों की हवा थी। यदि यूपी में और बिहार में कांग्रेस का संगठन हुआ होता तो मैं आपको वादा करता हूं आज कांग्रेस 150 सीट से ऊपर होती। तो ये सही से चूक हुआ है, कांग्रेस को साथ नहीं ले पाए। मैं किसी की बात नहीं करूंगा, बीत गई जो बात गई। मेरा इतना कहना है कि प्रियंका गांधी का अधिक से अधिक रोड शो होता और राहुल गांधी का कार्यक्रम होता और कुछ भूल जैसे कन्हैया जी, हिना साहब या पूर्णिया में जीत पर अड़ जाना और कोशिश सीमांचल मिथिलांचल को नील कर देना, ये जो हम सब के अहंकार के कारण कुछ हुई है, यह देश को क्षति पहुंची है। अन्यथा आज खड़गे जी या राहुल गांधी पीएम होते। बिहार की बेटियां क्रिकेट में उड़ान भरने के लिए अब चल पड़ी हैं। बिहार की अंडर 19 और सीनियर महिला क्रिकेट टीम को तैयार करने के लिए जमुई में T20 मैच का आयोजन हो रहा है, जहां 200 से अधिक लड़कियां शामिल हो रही हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित T20 मैच में बेहतर क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां प्रदेश की महिला टीम का हिस्सा वो लेने वाली हैं और क्रिकेट खेलने आई लड़कियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लड़कियों का ये कहना है कि बिहार में महिला क्रिकेट को और बढ़ावा देने की जरूरत है। मौके पर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। बिहार की बेटियां क्रिकेट में नाम कमाने के लिए आगे चल पड़ी है। जमुई की अगर बात करें तो जमुई में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अंडर 19 और सीनियर महिला क्रिकेट टीम की चयन के लिए मैच किए जा रहे हैं, आयोजन हो रहा है। और कह सकते हैं कि जमुई में जो महिला क्रिकेटर हैं, लड़कियां हैं, उनका जमावड़ा लगा है। लगभग 200 से अधिक प्लेयर अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं और यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और जो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे वे लोग बिहार के अंडर 19 और सीनियर टीम में शामिल होंगी। क्या कहेंगी आप? आई हैं यहाँ से, कहाँ से आई हैं? मैं अरवल से हूँ और मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है खेलना और मैं चाह रही हूँ आगे बढ़ूँ। मौका दिया जा रहा है तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे और यही दुआ करें कि आगे जाए हमारी विमेन ऑफ बिहार और बिहार का प्रतिनिधित्व इन फ्यूचर करें। खेल के बहुत अच्छा लग रहा है, खेल के यहाँ बिहार को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? पटना से। थोड़ा और मैचेस देना चाहिए, गर्ल्स को और प्रमोट करना चाहिए क्रिकेट गर्ल्स के लिए, बस। जैसे इसने बोला कि गर्ल्स को और मौका मिलना चाहिए, मैचेस मिलना चाहिए, तो मौका मिलना चाहिए। यहाँ अच्छा लग रहा है खेल के, बट
बिहार को चाहिए कि गर्ल्स को ज़्यादा मैचेस मिले, जैसा कि रिद्धि ने बताया कि ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तो बिहार की जो टीम है, बिहार की जो लड़कियां, वो आगे ग्रोथ करेंगी, उनका सब कुछ अच्छा चलेगा और बिहार आगे लेवल पे भी पहुंच सकता है। इंडिया लेवल पे भी बिहार की लड़कियां खेल सकती हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि मतलब बिहार को अच्छे से अच्छे मैचेस मिले गर्ल्स वोमेन्स टीम को, क्योंकि अगर मैचेस नहीं मिलेंगे तो फिर गर्ल्स का ग्रोथ ही नहीं हो सकता है। देखा जाए तो उत्साह है इन लड़कियों में जो क्रिकेट खेलने यहाँ पर आई हैं और अपना भविष्य क्रिकेट में बनाने के लिए आई हैं, लेकिन सीधे तौर पर इनका यह भी कहना है कि बिहार की लड़कियों को क्रिकेट में और मौका मिलना चाहिए, मैचेस का आयोजन होना चाहिए, टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।